हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ में। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ पूरी उत्साह के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। जैसा कि मैं आपके सामने पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लेसन एपी के बारे में, समानांतर श्रेणी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया था। और उससे रिलेटेड जितना भी बेस था, मैंने सारा बेस आपको एक अच्छे ढंग से, एक अच्छा कंटेंट तैयार करके मैंने आपको दिया था। और उस बेस में जितना भी पॉइंट वाली बात थी, सारी बात को मैंने आपको राइट डाउन करा दिया था, नोट करा दिया था। उसी से रिलेटेड आज मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए अपनी क्लास को आगे की ओर ले जाऊंगा, एक नया टाइप की ओर ले जाऊंगा। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। जैसा कि हम लोगों ने जाना था एपी के बारे में, समानांतर श्रेणी के बारे में, तो हम लोगों ने इसे हम लोग इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं, समानांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसका डिफिनेशन हम लोगों ने जाना था कि जब कोई भी सीरीज दिया हुआ रहता है और वह सीरीज का अंतर जब हर दूसरे टर्म से पहले टर्म को घटाते हैं तो सभी जगह उसका अंतर अगर समान आता है तो वह स्थिति, वह कंडीशन समानांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जाना था प्रथम पद के बारे में, तो फर्स्ट टर्म के बारे में, जिसे एबीसीडी के स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो इसके बारे में इसका डिफिनेशन जाना था कि जब कोई सीरीज दिया हुआ रहे तो उसके फर्स्ट डिजिट या फर्स्ट जो है नंबर को ही हम लोग प्रथम पद के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कॉमन डिफरेंस, जिसे एबीसीडी के स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने जाना था कि हर सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को जब घटाते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को, ऐसी स्थिति को हम लोग कॉमन डिफरेंट के नाम से जानते हैं। उस पर रिलेटेड जब आगे की ओर मैंने बात कही थी कि जब ए का वैल्यू दिया रहे, डी का वैल्यू दिया रहे, तो हम लोग आसानी ढंग से एक सीरीज का निर्माण कर देते थे। उसके बाद हम लोगों ने ऐसा भी क्वेश्चन पढ़ा था कि जब ए का वैल्यू दिया हुआ रहता था और सीरीज दिया हुआ रहता था, तो उससे क्या क्वेश्चन कहता था कि सार्वंतर को ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया था। उसके बाद फिर अगर आगे टाइप देखते हैं तो वैसे टाइप भी हम लोगों को मिला था कि जब ए का वैल्यू अगर मान लिया फ्रैक्शन में दे रखा है, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू भी अगर फ्रैक्शन में, तो उस स्थिति में भी हम लोग जो है ना वो एक सीरीज का निर्माण कर देते थे। जब ए का वैल्यू डेसिमल में दिया रहता था, जब ए का वैल्यू रूट में दिया रहता था और डी का भी वैल्यू ऐसा ही था, तो उस स्थिति में भी हम लोग जो है एक सीरीज का निर्माण कर देते थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से मैंने एक बेस पर पकड़ बना के आपको अच्छा एक कंटेंट दिया था और उस पर आधारित जितनी भी प्रॉब्लम थी, सारी प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करा दिया था। आज हम लोग अपने क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं और उस क्लास में क्या पढ़ेंगे, एक नया टाइप पढ़ेंगे और उस टाइप का नाम है समानांतर श्रेणी का nवां पद, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं द nth टर्म ऑफ एन एपी के नाम से जानते हैं। उसके लिए आप लोग फार्मूला जानते हैं, a+n-1 इंटू डी कैसे आता है, वो सारी चीज को आज मैं आपके सामने रखूंगा और आपके सामने निकालूंगा कि ये कैसे इसको समझते हैं। काफी आसानी ढंग से एंजॉय मूड में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कि समानांतर श्रेणी का nवां पद को कैसे निकाला जाता है। ये चीज को आज हम लोग समझते हैं। बिल्कुल आप अभी से ही अपने माइंड को बिल्कुल फ्री कर लें, किसी तरह का कोई बोझ ना रहे पढ़ते टाइम में, फ्री माइंड रहे। जब माइंड फ्री रहेगा तो चीज़ों को ज़्यादा परखेंगे, चीज़ों को ज़्यादा समझेंगे और उस पर जो है ज़्यादा निष्कर्ष, ज़्यादा डिस्कशन करना मुझे आसानी रहेगा। जब माइंड पर बोझ रहेगा, टेंशन बना रहेगा, तो फिर पढ़ाई का कोई फ़ायदा होगा नहीं। किसी तरह से कितनों देर आप बैठ जाओ, उसका रिजल्ट बुरा ही आने वाला है। ठीक है। तो हम लोग काफ़ी अच्छे ढंग से फ्री माइंड करके आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं द nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, द nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला आएगा और उस फॉर्मूला पर बेसिक नॉलेज हम लोग लेंगे, उस फॉर्मूला पर प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए बात करते हैं, हम लोग बनाना शुरू करते हैं उसमें कैसे उस फॉर्मूला को निकाला जाता है। तो हम लोग कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि माना कि एपी का प्रथम जो पद रहेगा, फर्स्ट टर्म रहेगा, वो स्मॉल ए, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और सार्वंतर जो रहेगा, सार्वंतर बराबर मान लेते हैं कि ये स्मॉल डी रहेगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया। हम लोग मान लेते हैं कि एपी का प्रथम पद जो रहेगा वो स्मॉल ए और सार्वंतर स्मॉल डी।
तो इस स्थिति में कैसे हम लोग जाते हैं, कैसे फार्मूला तक निकलते हैं, वो चीज़ को देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मन से पढ़ेंगे, तब हम लोग जो है मन से रिजल्ट दे पाएंगे। प्रथम पद को हम लोग स्मॉल ए से, सार्वंतर को हमने माना डी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर पैटर्न क्या देखते हैं कि जैसा कि मैंने पिछले वाले बेस में बता दिया था कि पद को हम लोग इंग्लिश में जो है टर्म के नाम से जानते हैं। पद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्म के नाम से। तो इसी टर्म पर जैसे प्रथम पद अगर रहे तो यहाँ पर हम लोग ए लिखते हैं, इतना बात तो समझ में आ गया। दूसरा पद अगर रहे T2 तो हम लोग लिखते हैं क्या, A + D। उसी तरह से तीसरा पद अगर रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, A + 2D लिखते हैं। इसी तरह से चौथा पद अगर आता है तो A + क्या लिखते हैं, 3D लिखते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि जितनों पदों की संख्या बढ़ाएंगे उतना इसका सूत्र भी बढ़ेगा। तो इस तरह से बोर्ड भी भर देंगे तो भी इसके लास्ट स्थिति तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए हम लोग कुछ पल के लिए इस तरह से हम डॉट डॉट में इंडिकेट कर दिया कि अगर हम आगे में इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, यानी ये अभी अंत नहीं हुआ, इसका अंत क्या है तो आइए जानते हैं। जिस तरह से हम लोग टी के नीचे में बेस में यहाँ पर 3 लिखते हैं, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि तीसरा पद। उसी तरह से अगर इसका एनवा पद पूछे, अगर क्या पूछे TN यानी एनवा पद जो मुझे मालूम नहीं है, तो एनवा पद बराबर हम लोग लिख सकते हैं A + N - 1 × D। इतनी बात समझ में आ गया। यही इसका क्या बना, इसका यही मेन फैक्ट था, मेरे समझाने का पर्पस जो था यही फार्मूला पर आना था, जो हम आसानी ढंग से, जो आपको बेस के जरिए यहाँ तक हम पहुँच सके। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया कि कुछ पल के लिए ये क्वेश्चन कहता है द इनिट टर्म ऑफ एन एपी। यहाँ पर हम लोगों ने माना कि एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है। ठीक है, T1 यदि प्रथम पद को हम T1 = A लिखते हैं और दूसरे पद को A + D के नाम से जानते हैं, तीसरा पद A + 2D। इसी तरह से जब टर्मों की संख्या बढ़ेगा तो वहां पर हम कुछ पल के लिए इस तरह से डॉट डॉट करके हम कुछ पल के लिए मान लिया कि एनवा पद इसका क्या होता है, यानी TN। तो TN के लिए हो A + N - 1 × D। और यही बेस पर आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, इसी पर आधारित कुछ प्रॉब्लम को बताएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला के जरिए आज हम कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे जो हमारे और आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। आइए हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि जब A का वैल्यू दिया रहता है, D का वैल्यू दिया हुआ रहता है, तो क्वेश्चन में कह देगा इसका 30वां पद क्या होगा, इसका 15वां पद क्या होगा, इसका जो है 10वां पद क्या होगा। तो उस बेस पर आधारित हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं हम कि कोई एपी है, किसी एपी में क्या सीरीज जो दिया हुआ है, ये सीरीज आपको 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद ज्ञात करें। ठीक है, ये हो गया। कुछ हम बेस पर दे देते हैं, कुछ इस तरह का एक नया नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं आपको अपने मन से दिया एग्जांपल के जरिए। ये डॉट डॉट ये सब एपी है, कोई एपी में है, इसका 10वां पद ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। हल में क्या करते हैं कि यहाँ पर होता है क्या, एपी में लिखेंगे, बात एपी का हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एपी में लिखेंगे। प्रथम पद कितना है, 3 है। फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट लेटर क्या होता है, प्रथम पद होता है। कॉमन डिफरेंट यानी हर सेकंड टर्म में से इसमें घटा लेंगे, यानी 5 में से 3 गया, ये क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इसका 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद के लिए यानी T10, यहाँ पर एक फार्मूला, एक T10 के लिए हम लोग लिखते हैं A + 9D। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, A का वैल्यू कितना 3 हो गया, 9 हो गया, और D का वैल्यू 2 आया है। यहाँ पर 3 9 दूनी कितना हो गया, 18, 18 3 21, यानी इस सीरीज का 10वां जो टर्म, 10वां जो पद आएगा वो क्या होगा, 21 होगा। एज एग्जाम्पल, जिस तरह से इस सीरीज का दूसरा टर्म 5 था और तीसरा टर्म 7 था, तो उसी तरह से इसका जब 10वें टर्म में जब आगे की ओर बढ़ेंगे, हम यहाँ पर लिखा नहीं है, ये ए और डी के सहायता से हम इसका सूत्र एक जो होता है पी का साधारण फॉर्म, उसके सहायता से हम ऑलरेडी 10वें टर्म को निकाल लिया, तो कितना आएगा, 21 आएगा। इसी तरह का कुछ प्रॉब्लम आपको बुक में मिलेगा, वो हम लोग साथ में बनाएंगे कि इसका एनवा पद को अगर दिया हुआ रहे तब कैसे निकलेगा। कोई भी एपी अगर सीरीज दिया हुआ है और डॉट डॉट का अगर 205 केमा पद होगा, पदों की संख्या को बताना, तो उस पर आधारित हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग साथ बने रहें। यहाँ पर जैसा आपके सामने पहला क्वेश्चन ये मिलता हुआ एनवा पद से रिलेटेड आपको मैं बता दूंगा, और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं कि बॉक्स पर आधारित क्वेश्चन जो है
आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा, वहाँ पर आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जैसा कि मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यदि मान लिया जाए कि पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कोई एपी है, इस तरह का एक बॉक्स है और ये क्या है 26 है, तो यहाँ पर बताना है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर बॉक्स पर आधारित आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बिहार बोर्ड वाले एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के टाइप पर भी आ सकता है, सब्जेक्टिव भी आ सकता है। तो ये बॉक्स रहेगा, इसी बॉक्स में क्या भरना है, एपी से रिलेटेड। तो इससे में ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, वही बेस के अंदर तक का ही ये क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखेंगे कि बात हो रहा है एपी का, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हल लिख दिया। और यहाँ पर हमने क्या किया, एपी में अभी हम चैप्टर एपी, यहाँ पर एपी मैंने नहीं लिखा है लेकिन बात एपी का ही कर रहे हैं, इतना आप समझ लें। एपी में प्रथम पद क्या है, 2 है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये बॉक्स क्या में क्या भराएगा, तो हम आपको पहले ही बता दें कि किसी भी एपी के पदों को ज्ञात करने के लिए ए और डी का बहुत होना जरूरी है। अगर ए या डी मालूमात नहीं रहा तब आप बॉक्स तक नहीं पहुंच सकते हैं, चाह कर भी नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि प्रथम पद 2 है, दूसरा पद में बॉक्स में भरना, तीसरा पद 26 है। तो हम लिख सकते हैं कि T3 बराबर क्या लिख दिया, 26 लिख दिया। बात को समझेंगे, यहाँ पर बहुत आसानी वे में हम बना देंगे। T3 बराबर क्या हो गया, 26 हो गया। अब एपी का साधारण फॉर्म कहता है कि A+2D इज इक्वल टू क्या आ गया, 26 आ गया। यहाँ पर या का साइन दे देंगे। अब यहाँ पर A+2D, ए का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीरीज में दे रखा 2, हमने 2 पुट कर दिया। 2D, डी का हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब डी यहाँ पर अननोन है, नहीं मालूम है। 2D बराबर हो जाएगा 26 - 2। इधर ये पॉजिटिव है, इस साइड में आ गया तो निगेटिव में साइन बदल जाता है। इधर कितना हो गया, 24 आ गया, यानी 2D बराबर क्या आ गया, 24 आ गया। इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा, 24 बटा कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पर क्या हो गया, 12 आ गया। यानी हम कह सकते हैं इसका D का जो सार्वंतर कॉमन डिफरेंट आया, कितना आया, 12 आया। अब यहाँ पर आपके सामने जो बॉक्स खाली है उस बॉक्स का नंबर जो है दूसरा है, यानी T2। तो T2 के लिए क्या फॉर्मूला होता है, T2 के लिए फॉर्मूला होता है A+D। अब हमने क्वेश्चन के सहायता से A का वैल्यू तो दे रखा है 2, अब D का वैल्यू अभी निकाला, कितना निकाला, 12। तो ये हो गया कितना, 12 2 कितना हो गया, 14। यानी हम कह सकते हैं कि ये बॉक्स जो खाली है इसके अंदर जो होगा फिल इन द ब्लैंक्स जो दे रखा है, इसमें कितना भराएगा, 14 भराएगा। तो ये क्वेश्चन को भी हम लोगों ने समझ लिया काफ़ी आसानी ढंग से, कुछ भी ना करना, कुछ भी हार्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ अपने समझ को डेवलप करना और उसी बेस को ध्यान में रखते हुए हम आंसर के तह तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ टाइप आगे बदलते हैं, इसी बॉक्स पर आधारित रहेगा। वो टाइप भी बॉक्स पर है लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट तो नहीं कह सकते हैं लेकिन थोड़ा सा क्या रहेगा कि लॉन्ग में रहेगा, और उसे भी आप आसानी ढंग से बना देंगे। जो मैं बेस दे रखा है अभी तक, जितना भी एपी पढ़ाया है वो सभी बेस पर रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अब आपका क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, कैसा रहेगा कि ये रहेगा 5 दिया। दूसरा क्वेश्चन को मैं अगर देख रहा हूँ कि 5 दे रखा है, एपी का ही बात है, ये एपी में ही क्वेश्चन है, एपी में है। ठीक है, एपी में 5 दे रखा है, बॉक्स है, उसके बाद फिर बॉक्स है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 बॉक्स है, फिर 9.1/2 है। यहाँ पर बात करना है कि ये बॉक्स में क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या भराएगा, उसी अंदाज से, उसी बेस पर मैं आपको लास्ट क्वेश्चन ये बॉक्स वाला भी पढ़ा देता हूँ। ये कुछ छूट रखा था, उस पर मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद हम चर्चा करेंगे एनवा पद पर, एनवा पद से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, मैंने सोचा इस क्वेश्चन को भी बना डालूं, तो आपके सामने मैं बनाना शुरू करता हूँ। पहली बात ये क्या किया, हल लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बात एपी में हो रहा है तो एपी में लिख देंगे, इतनी बात तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर कोई सीरीज दे रखा है, ऑलरेडी एपी में है, यहाँ पर इसका प्रथम पद कितना हो गया, 5 हो गया, इतनी बात भी समझ में आ गया। अब ये एक बॉक्स खाली है, ये भी खाली है। अब मेरे कोई भी बॉक्स को भरने के लिए जैसा अभी मैंने डी तक को ज्ञात करना पड़ता है, उसी तरह से इसमें भी डी ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे डी तक पहुंचेंगे, ये थोड़ा सा अपने माइंड को फैलाएंगे। ठीक है, और वहां पर देखेंगे कि पहला पद 5 दे रखा है, दूसरा पद में कोई तरह का कहीं पर कुछ भी लिख नहीं रखा है, तीसरा पद भी वही है। अब देखते हैं चौथा पद मेरे पास है जो 9.1/2 है।
ठीक है। यहाँ पर 9.1/2 है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं कि पहला पद 5 है, 2 है, दूसरा पद ये बॉक्स है 3 है और ये 4 है। यानी हम लिख सकते हैं कि T4 बराबर 9.1/2। इतनी बात समझ में आ गया। अब इसके सहायता से हम डी तक आसानी से पहुंच जाएंगे। T4 को एपी का जो सिंपल फॉर्म कहता है वो फॉर्म क्या होता है, a+3d होता है। तो a+3d 9.1/2 हुआ। अब a का वैल्यू क्या देख रहे हैं हम, 5 दे रखा है, हम पुट कर देंगे इसमें। d का वैल्यू अननोन है, इसे ज्ञात करना है मुझे। अब ये इस तरह का हो गया। अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ पर ये 3D है। कुछ स्टेप को हम क्या करेंगे, एक बार फिर लिख देंगे। यहाँ पर पूर्णांक को हम फ्रैक्शन में कर देंगे, 9 दूनी 18, 19/2 हो जाएगा। इतनी बात भी समझ में आ गया। अब 3D को एक साइड में रख लिया और मतलब चर राशि वेरिएबल को और बिल्कुल कांस्टेंट को कुछ अलग, नॉन वेरिएबल को अलग में रखा। 19/2 हो गया, -5 हो गया। इधर इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम 2 आया, 19 ये हो गया, 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। ये सब समझाने की जरूरत नहीं, ये सब बच्चे वाले क्लास में हम लोग भिन्न का घटाव भिन्न का जोड़ से गुजर चुके हैं। 19 10 में से 9 गया, 9/2 हो, ये 19 में से 10 गया, 9 बच गया, 9 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। अब 3D बराबर 9 बटा कितना आया, 2 आया, 3 तिहाई 9। इस तरह से भी काट सकते हैं, यानी 3 बटा ये हो गया 3 तिहाई 9, 3/2। डी का वैल्यू कितना ज्ञात कर लिया, 3/2। अब हम देख रहे हैं कि ये बॉक्स से दूसरा पद आता है, तो यानी T2 लिख सकते हैं। ठीक है, T2 बराबर क्या होता है, a+d होता है। अब a का वैल्यू कितना दे रखा, 5 दे रखा है। d का वैल्यू अभी हम लोगों ने काट छाट के कितना लाया, ये d का वैल्यू आया 3 तिहाई, इधर से 9 कट गया और ये 3/2 हो गया। यानी 3 बटा कितना आ गया, 2 आ गया। इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 2 5 दूनी 10 हो जाएगा ये, और ये +3 हो जाएगा। यानी 13 बटा कितना आया, 2 आया। यानी इसमें भरा आ जाएगा 13/2 आया दूसरा बॉक्स में। अब देख रहे हैं तीसरा बॉक्स है यानी T3, तो a+2d होता है। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना दे रखा है, सीरीज में 5 दे रखा है, यहाँ पर पुट कर देंगे 2। d का वैल्यू अभी हम लोगों ने ज्ञात किया, 3/2 ज्ञात किया। 2 से 2 कट गया, 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। यानी इसमें बॉक्स में कितना भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी मैंने कुछ समझा यहाँ पर कि कुछ अगर आपको जो है ये क्वेश्चन हार्ड लग, ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लगे, तो मेरे समझ में ये आया कि इसे भी मैं बना डालूं, ताकि आपके माइंड में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप इस तरह का प्रैक्टिस अगर कर लें तो आपके एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो आप आसानी ढंग से इसे बना दें। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा जो बेस कहा उस बेस पर के आधार पर मैंने जो है यहाँ पर इस बॉक्स में भरा 13/2 और इसके बॉक्स में कितना आया, 8 आया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट की ओर, यानी जो फॉर्मूला मैंने अभी तक बताया था, एपी का nवां पद यानी डायनेट टर्म ऑफ एन एपी में आते हैं। एपी के nवें टर्म पर आधारित अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया वो काफ़ी जो है एक इम्पोर्टेंट था आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से, आपके फ्यूचर के दृष्टि से, तो मैंने सोचा उसे बना दें। ठीक है, उसे मैंने छोड़ा नहीं। अब इसमें आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है कि वो क्वेश्चन क्या है कि 3 8 13 18 डॉट डॉट का पहला क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये 24वां पद ज्ञात करें, 24वां पद ज्ञात करें। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस एपी का कौन सा पद 78 है। ठीक है, इस एपी का कौन सा पद 78 है। आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया आपके बोर्ड पर। आप क्वेश्चन को पहले अच्छे ढंग से समझेंगे, क्योंकि हमने अभी टाइप को चेंज कर दिया। अभी तक जितना पढ़ा वो ए और डी पर आधारित था, अब क्वेश्चन का रुख बदल रहा है, तो आप भी अपने माइंड को बदलना पड़ेगा, अपने माइंड को थोड़ा सा शार्प करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग नज़र डालते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि आपके सामने क्वेश्चन ये रहा कि ये कोई एपी है 3 8 13 इस तरह का एक सीरीज दिया हुआ है, इसको मुझे ज्ञात करना, 24वां पद ज्ञात करें। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है इस एपी का कौन सा पद 78 होगा। याद रहे मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों कि जब क्वेश्चन को हम अच्छे ढंग से समझ लेंगे, जब क्वेश्चन की बारीकियों को अच्छे से जानकारी ले लेंगे, तो फिर आसानी ढंग से
बिल्कुल आनंद लेते हुए हम उसके आंसर को भी समझ लेंगे। यहीं कहीं पर मुझे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर सबसे पहले जो है किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले उस क्वेश्चन को हम 2 या 3 बार पढ़ लें। 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो उसके अंदर का सेटअप को समझ लेंगे, वो क्या हमसे कहना चाह रहा, और उस क्वेश्चन को हम लोग कहाँ से बनाना शुरू करें, क्या पॉइंट मेरे मिलेगा और उस पॉइंट के जरिए हम आंसर तक पहुंचे। ये असल काबिलियत होती है, और ये असल जो है प्रैक्टिस का ये मजा है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो यही चीज को आपको माइंड में सेटअप करना पड़ेगा। तब भारी से भारी क्वेश्चन जो आप पढ़ के भी ना गए होगे लेकिन आपका बेस अच्छा होगा, तो उस बेस की सहायता से आप एग्जाम में अच्छे ढंग से बना दोगे, ठीक है। तो आइए आज हम लोग समझते हैं इसका। सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जो एपी का रूल कहता है, सबसे पहले हमने बनाने का मैथ का रूल है, हल लिख दिया। बात किस में हो रहा है, एपी में, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एपी में। अब यहाँ पर सीरीज का फर्स्ट लेटर प्रथम पद कहलाता है, इतनी बात भी समझ गए। अब कॉमन डिफरेंस सीरीज की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। 8 - 3 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 5 हो गया। यहां तक भी कोई दिक्कत ना हुआ होगा। अब आते हैं हम 24वां पद ज्ञात करें। तो अभी हम लोगों ने जैसा ऐसा टर्म का क्वेश्चन बना दिया है कि 24वां पद को हम लिख सकते हैं T24 लिख सकते हैं इस तरह से। T24 को एपी का साधारण सूत्र a + तेज डी लिख सकते हैं। अब a का वैल्यू अभी मैंने प्राप्त सीरीज में देखा 3 आया और तेज हो गया। d का वैल्यू कितना आया, 5 आया। यहाँ पर इस तरह से 3 हो गया, 5 तिया कितना हो गया, 15 के 5 हाथ में रहा, 1 5 दूनी 10 है कि क्या हो गया 11। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो गया 118। यानी हम कह सकते हैं कि पहला क्वेश्चन के आंसर तक हम पहुंच गए कि इस एपी का 24वां पद जो आएगा 118 आएगा, ठीक है। याद रहे कि जब मैं ऐसा एक क्वेश्चन बना दे रहा हूं आपके सामने, तो ऐसा आप मत समझो कि आपके लिए एक ही क्वेश्चन आपके मतलब एग्जाम के लिए है या आपके और भी बुक से बनाने के लिए नहीं। आप एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से अगर समझ जाते हो तो याद रहे ऐसा ऐसा लाख क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा तो आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। यही बात को मैं समझा रहा हूं बार बार कि ए पर 24वां पद ज्ञात करें। तो इस तरह से 24वां पद को हम लोगों ने निकाला 118। अब यहां पर क्वेश्चन बदल रहा, क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि इस एपी का कौन सा पद 78 होगा। मुझे मालूम नहीं, एज एग्जाम्पल के तौर पर कि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर कि यहाँ पर दूसरा पद 8 था, तीसरा पद कितना था, 13 था। तो मुझे उसी तरह से ये बताता, मैं क्वेश्चन का एनालिसिस कुछ कर देना चाहता हूं कि उसी तरह से मुझे बताना है कि ये इसका कौन सा पद 78 होगा। यानी ये 78 जो ये सीरीज में आएगा वह कौन सा सीरीज में ये 78 आ जाएगा, यही बात को ज्ञात करना। यानी नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करना, पदों की संख्या बताना है कि कौन सा पद n का वैल्यू निकालना कि इसका n का मान क्या होगा जो 78 आ जाए। तो कुछ पल के लिए हम मान लेते हैं कि माना कि यहाँ पर क्या किया, माना कि, मानने में देर ना करेंगे, ज्यादा इस पर विचार भी ना करेंगे। क्यों माना, काहे माना, क्यों काहे से थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है। आप सिर्फ कुछ पल के लिए समझते हुए आगे की ओर बढ़ें तो आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। माना कि यहाँ पर क्या करेंगे, माना कि इस एपी में तो बात हो ही रहा, ना भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, खैर मैंने लिख दिया इसको। माना कि एपी का nवां पद बराबर क्या होगा, 78 होगा। nवां पद क्या करते हैं, 78। अब nवां पद के लिए जो फॉर्मूला होता है कि a + n - 1 × d, ठीक है, इतना बराबर क्या लिख देंगे, 78 लिख देंगे। जैसा कि अभी हमने tn के लिए एक फॉर्मूला निकाला, a + n - 1 × d। ये tn पर एक फॉर्मूला होता है जो कुछ देर पहले मैंने प्रूफ किया था, जो निकाला था, उसी से सूत्र पर आधारित, उसी फॉर्मूला पर आधारित, उसी बेस पर आधारित आज आपके सामने पढ़ा रहे हैं, ठीक है। a + n - 1 × d। अब a का सीरीज में क्या दे रखा, 3 दे रखा। n का वैल्यू बताना है कि इसका कौन सा पद 78 होगा। d का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, 5 निकाला, 5 पुट कर देंगे, अब ये 78 हो गया। इस तरह से जब है तो 5 में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n हो गया। 5 में फिर इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई, तो पहले साइन में मल्टीप्लाई होता, प्लस गुने माइनस, तो माइनस हो गया, -5 हो गया। ये क्या हो गया, 78 हो गया। यहाँ पर या का साइन दे देंगे, ठीक है। ये सब मैथ बनाते समय ये सबको गलती ना करें। इससे क्या होता है कि हमारा कोई भी कॉपी चेक करता है एग्जामिनर तो वहां पर अच्छे मार्क्स की एक उम्मीद होती है। तो 3 + 5n, अब यहाँ पर क्या होगा कि 5 में से 3 जाएगा तो 5n पॉजिटिव है, इसको इस तरह से लिख जाते हैं। 5 में से 3 गया -2, इस तरह से क्या हो गया, 78 हो गया। यहाँ पर या का साइन, 5n बराबर ये क्या हो गया, 78 प्लस क्या हो गया, 2 हो गया। ये आ गया आपका 80 आ गया। तो n बराबर 80 बटा कितना आ गया, 5 आ गया। 16 पचे क्या होता है, 80 होता है। तो हमने एक n का वैल्यू प्राप्त कर लिया, क्या आया, 16 आया। तो हम कह सकते हैं कि इस एपी का जो 16वां पद होगा वो क्या होगा, 78 होगा। इतनी बात समझ में आ गया।
यही बेस पर आधारित मैंने इसे भी बना डाला कि इस एपी का 16वां पद होगा वो क्या होगा 78 होगा। जिस तरह से तीसरा पद 13 था तो इसी तरह से जब क्रम आगे की ओर बढ़ेगा तो इसका 16वां पद आगे जाके ये कितना बन जाएगा 78 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, आइए कुछ आगे भी हम लोग पढ़ लेते हैं, एक और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम बार बार एक बात कह रहे हैं, क्वेश्चन का जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारी समझ का डेवलपमेंट होगा, हमारे अंदर से उतनी समझदारी आएगा, मैथ से उतना रिलेशन मजबूत बनेगा, फिर हम चीज़ों को अच्छे ढंग से मैथ के क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, अच्छा मार्क्स की उम्मीद रख पाएंगे। आइए कुछ एक क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ और वह एक लास्ट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक का, एनवा पद से रिलेटेड। फिर मैं कल आपको इस एनवा पद से जितने भी आधारित क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को मैं बना दूंगा। कुछ टाइप अलग है, दूसरा टाइप में हम लोग क्या सीखते हैं, क्वेश्चन कह रहा कि समानांतर श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा, और यह उसका पहला क्वेश्चन ये है कि 7 है, 13 है और 19 है, ... 205 है। ठीक है, इस चीज़ को समझना है, यही क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ये क्या है 19 है। ये क्वेश्चन का कुछ टाइप अलग हुआ है, आपके एग्ज़ाम के लिए यही सब क्वेश्चन बनता है, यही सब जो स्कॉलर होते हैं वही सब ये सब क्वेश्चन का सेटअप करते हैं। तो आप समझे नहीं, यहाँ पर ज़्यादा ये बोझ है, ज़्यादा ये टेंशन है, वही बेस जो एनवा पद बताया था उसी बेस पर आधारित ये बन जाएगा। क्वेश्चन को पहले हम लोग समझ लें एक बार, फिर समानांतर श्रेणी में कितने पद हैं, यानी इससे समझ में माइंड को यहाँ पर ये बताना है कि यानी पद पूछ रहे हैं, यानी एन का वैल्यू बताना है। क्या बताना है, एन का वैल्यू, कितने पद हैं, नंबर ऑफ टर्म बताना है, एन का क्या वैल्यू आ गया। एक पॉइंट तो समझ में आ गया। उसके सहायता से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे डॉट डॉट डॉट, इस तरह से इसका डॉट दे रखा, ये सब 205 है, यानी कहने का मतलब है कि 205 को हम यहाँ पर नहीं लिख सके, आगे चल के जो है ये 205 इस सीरीज का पद होगा, तभी ये क्वेश्चन को ऐसा सेट किया एग्जामिनर। अगर पद नहीं होता तो यहाँ पर इसको सेट नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर यही मुझे प्राप्त करना है कि ये जो 205 पद होगा वो कितनावां पद होगा, यानी ये n का वैल्यू कितना आएगा जो इस सीरीज में 205 आ गया। जिस तरह से दूसरा पद 13 है, तीसरा पद 19 है, तो उसी तरह से बताना है कि 205 जो आएगा वो कितनावां पद आ गया, बात बन गया। इतने ही तक इसका वैल्यू था। अब यहाँ पर देखें कि हमने क्या लिख दिया, हल लिख दिया। बात किसका क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, एपी का बनाने जा रहे हैं, तो हमने क्या लिख दिया, एपी में लिख दिया। अब यहाँ पर ये प्रथम पद तो 7 लिख दिया। सारवंतर को क्या करते हैं, उसके लिए नियम क्या कहता है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दिया, ये हो गया। 13 में से 7 गया, क्या आ गया, 6 आ गया। 13 में से 7 जाएगा तो 7 6 क्या होता है 13, तो 6 बच गया। अब ये बताना है कि 205 इसका कितना पद होगा। कुछ पद के लिए हमने माना कि एनवा पद जो होगा, एनवा पद बराबर क्या आ जाएगा, 205 आ जाएगा, वही बेस वही रूल पर। अब हम एनवा पद जब लिख दिया तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी लिख देंगे, जो फॉर्मूला कहता है a + n - 1 × d इज इक्वल टू कितना आ गया, 205 आ गया। अब a का वैल्यू हम लोग पुट करके सुट कर देंगे, a का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। n का तो मुझे निकालना है इसलिए इसे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। d का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। इतना बराबर क्या आ गया, 205 आ गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, 7 हो गया। अब 6 में n से मल्टीप्लाई हो गया तो 6n हो गया। अब आगे जाके देखेंगे ये प्लस गुने माइनस तो माइनस हो गया। 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 ही आएगा। अब ये कितना हो गया, 205 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे क्या 7 में से 6 चल जाएगा, 1 यानी 6n। ये क्या हो गया, कुछ एक स्टेप और बढ़ जाएंगे, +1 हो गया। ये कितना आ गया, 205 आ गया। 6n बराबर, n को एक तरफ रखेंगे, विदाउट n वाले वैल्यू को उधर ले जाएंगे। 205 - 1 हो जाएगा, प्लस है तो इस पर क्या जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये 200 कितना हो गया, 4 हो गया। 6n बराबर 204, इसलिए n बराबर क्या होगा कि 204 बटा ये आ जाएगा 6 नीचे। इस तरह से इसको डिवाइड कर देंगे। 6 तिया कितना होता है 18, 2 बचा, 6 चौके कितना होता है 24। यानी हम कह सकते हैं इसके आंसर तक पहुंच गए कि इसका 34वां जो पद होगा इस एपी का कितना होगा, 205 होगा। इतनी बात समझ में आ गया। यानी इस बेस पर आधारित जितना भी प्रॉब्लम आएगा आप बना लोगे, काफ़ी अच्छे ढंग से बना लोगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस एपी का 34वां पद कितना आ गया,
205 आ गया। ठीक है, इस तरह से मैंने अब 2-3 बेस एनवा पद से आधारित मैंने पढ़ा दिया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप भी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे और आपका काम ये है कि घर पर जो है इसे कोई टाइम निकाल कर अपने लिए, अपने फ्यूचर प्लान के लिए कुछ वक्त निकाल कर इसे थोड़ा सा और अच्छे ढंग से देख लें। इसी एनवा टर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, कोई भी एडिशन का बुक उठाकर, मैं तो सबसे बेस्ट ये समझता हूँ कि आपके लिए 2023 का जो कमिंग एग्ज़ाम है बोर्ड के लिए, वो काफ़ी नज़दीक पहलू पर है। आपको अब ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं है, ज़्यादा कुछ पढ़ने का वक्त नहीं है। आप वही चीज़ पढ़ो जो आपके लिए शानदार है, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ज़्यादा के चक्कर में आपको नहीं रहना, नहीं कोई ऐसा नया बुक अभी पढ़ना है, ना किसी के माइंड पर, दिमाग पर रहना है, ना ज़्यादा गाइडलाइंस लेना। आपको वही कुछ लेना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो एग्ज़ाम के दृष्टि से। बाकी इधर उधर की बातें, इधर उधर का बुक, इधर उधर का किसी तरह से मतलब कोई भी बात आप पर, उस पर ध्यान ज़रा भी नहीं देना। आपको अपना ध्यान देना कि क्या क्या मुझे पढ़ना है। जैसे एनसीईआरटी बुक है, ये एक सफिशिएंट बुक माना जाता है। उसी बेस पर जो है जितने भी क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप एक अच्छे मार्क्स की ओर जाओगे। लेकिन अगर इधर उधर के बुक उठाकर आप बनाओगे, ज़्यादा के फेरा में आप अगर बने रहोगे, तो फिर जो भी आप पढ़ चुके हैं वो धीरे धीरे माइंड से निकल जाएगा। यहाँ शाबाशी वही का बंदा मारता है जो बच्चे को जो है थोड़ा सा अपना माइंड सेटअप करता है कुछ पल के लिए। जब वक्त करीब होता है तो आदमी का माइंड काफ़ी विचलित होता है, आदमी का माइंड जो है काफ़ी डाइवर्ट होता है अपने पॉइंट से। तो वही को आपको डाइवर्ट नहीं करना, आपको खुशी खुशी इंजॉय मूड में माइंड को बिल्कुल अच्छे ढंग से करके आपको अपने पढ़ाई के ऊपर, स्टडी के ऊपर ध्यान देना है। जो जो चीज़ पढ़ाया मैंने अभी बेस तक, वो सारी बेस को आपको समझना है और उसको समझने के बाद अपने कॉपी पर उसे लिख लेना है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसे नोट में लिख लेना है। इतनी सारी बातों को आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग कल मिलेंगे। पूरे जो है ईमानदारी और पूरे विश्वास, पूरी लगन के साथ आप अपने काम को करते रहें। आप अपने ऊपर अपने वक्त दें, अपने टाइम अपने ऊपर बिताएं और अपने फ्यूचर प्लान पर बने रहें। फिर हम लोग कल इसी टाइम मिलेंगे। ठीक है, आज का क्लास इतना ही, बाय।